हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th सोशल साइंस का जो नया ऑफिशियल मॉडल पेपर निकला है उसका सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आपके बोर्ड ने नया पैटर्न चेंज कर दिया है, जिसके अनुसार आपको सोशल साइंस में 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको मात्र 40 का उत्तर देना होगा। आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करके वीडियो को अंत तक देखिए, तभी मैं आपको नया ऑफिशियल मॉडल पेपर का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया है उसका आंसर बताऊँगा। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी बुक से ही पूछा गया है, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी बुक का रिवीजन किए होंगे तब आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से बीच बीच में उठाकर पूछ दिया है, इसलिए दोस्तों आप ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। और सभी प्रश्नों को याद कर लेना। मैं आपको बताया था कि ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। आपके बोर्ड में कभी भी एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ताकि इस वीडियो के जरिए मैं आपको बता दूं आपका आंसर कौन सा किस ऑब्जेक्टिव का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प हैं, जिनमें से एक सही है। प्रत्येक विकल्प के लिए एक अंक निर्धारित है। अपने द्वारा चुने गए विकल्प को ओएमआर शीट पर भरें, ठीक है। किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। आपको 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इनमें से आपको सिर्फ 40 का ही उत्तर देना होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो को आप सिर्फ 100 लाइक मांगता है। क्योंकि वीडियो को अगर लाइक करोगे तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल होगा और आपके सभी फ्रेंड्स से सभी दोस्तों के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग साइंस का मतलब कि मॉडल पेपर देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख लो। वहाँ पर आपका विज्ञान का मतलब मॉडल पेपर का आंसर की मैं आपको दे दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है सोशल साइंस का कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से घुमा कर पूछ दिया, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछता था कि बताइए कि हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल है, लेकिन यहाँ पर पूरा कर दिया है। अगर वो क्वेश्चन याद होगा तो उसका अनुसार इसका भी आंसर दे सकते हो, क्योंकि हिंद चीन में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया जैसे देश शामिल है, लेकिन उसमें चीन शामिल नहीं है। तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था, अगला प्रश्न है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1815 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों हम। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न का इस प्रश्न को आप वीवीआई लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि भारत में गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की। भारत में गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयालाल, ठीक है। लाला हरदयालाल, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपको अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया है, आप इंग्लिश में भी इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों रहता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप वीवीआई लगा लीजिए, ठीक है। अगर वीडियो को अंत तक देखते हो तो आपको सभी प्रश्न याद हो जाएगा, क्योंकि वीडियो को पूरा देखने से और बोलने और सुनने से ही आपका सभी प्रश्न याद हो जाता है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है। अगर आप लोग बुक पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा ये ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछा है। दोस्तों आगे देखते रहिए, देखिए क्वेश्चन कितना खतरनाक और आपके बुक से बीच में से उठाकर पूछ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है कि नरोत्तम सिन्हानुक किस देश के शासक थे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंबोडिया। कंबोडिया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप लोग याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 6ठा नंबर देखिए दोस्तों। यहाँ पर 6ठा नंबर प्रश्न है दोस्तों कि वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो ये इतिहास का क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से मालूम होगा, तो आप फटाफट मतलब कि कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इसका आंसर सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको मैं 5 सेकेंड का टाइम देता हूँ, तब तक आप ए बी या फिर मतलब नाम लिख कर आप फटाफट कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 6ठा का आंसर रहेगा जेम्स वाट। जेम्स वाट ने जो वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किया था, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, अगला प्रश्न है 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई।
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1907 ईस्वी में। सन 1907 ईस्वी में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को भी आप वीवीआई लगा लीजिए। ठीक है, इस प्रश्न को भी आप वीवीआई लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है 8 नंबर कि गोल घर कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का भी आंसर आपको पहले से मालूम होगा, तो फटाफट कमेंट करके बताइए हमें। ठीक है, तो यहाँ पर 8 का सही उत्तर हो जाएगा पटना, क्योंकि गोल घर आपके पटना में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? तो इसका भी सत्य आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, FD रूजवेल्ट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका भी आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1804 ईस्वी में। सन 1804 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है 11 नंबर दोस्तों यहाँ पर जिस प्रश्न को हम वीवीआई लगा रहे हैं वो क्वेश्चन इस बार के बोर्ड में आपके लिए जरूर आएगा, इसलिए दोस्तों आप उस प्रश्न को ध्यान से याद कर लेना देखकर। ठीक है, इस प्रश्न को भी आप वीवीआई लगा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपका प्रश्न क्या पूछ रहा है, आप देखिए यहाँ पर पूछ रहा है 11 नंबर प्रश्न कि बताइए कि फ्रेंक फंड की संधि कब की गई? तो फ्रेंड फंड की संधि कब की गई थी? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1871 ईस्वी में। ठीक है, फ्रैंक फंड की संधि कब की गई? तो 1871 में। अगर कोई पूछे कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब की गई थी, तो इसका आंसर आप बता देना सन 1871 ईस्वी में, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर इससे संबंधित आपके बोर्ड में 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न पूछा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर कार्ल मार्क्स के जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें, ये तो आपके बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। और 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कार्ल मार्क्स के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, उसके बारे में लिखिए। और 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी बताना। अगर सन पूछे तो आप बता देना 1818 ईस्वी में। 1818 ईस्वी में जर्मनी में यहूदी परिवार में हुआ था। तो इसका जन्म कब हुआ था कार्ल मार्क्स का? 1818 ईस्वी में जर्मनी के यहूदी परिवार में हुआ था। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप सभी प्रश्नों को याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न है सन 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? न्यू आर्थिक नीति। तो यहाँ पर सत्य आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू आर्थिक नीति। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, न्यू आर्थिक नीति। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सभी मतलब कि इसका आंसर आप सभी को पता होगा, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अगर दोस्तों आपको यह मालूम होगा कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो आप इसका आंसर बता सकोगे। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के बारे में आप लोग ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि आपके बोर्ड में 5 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर इन सभी मतलब के क्वेश्चन से संबंधित आपके बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके बोर्ड में कभी कभी पूछ देता है कि मतलब कि क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं, सभी का नाम प्लस परिभाषा सहित लिखे। कभी कभी पूछ देता है कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। ठीक है, और कभी कभी द्वितीय क्षेत्र पूछ देता है, कभी कभी पूछ देता है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। ऐसे करके आपके बोर्ड में हजारों क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन पर आधारित सभी प्रश्नों को पढ़ लेना। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है तो बैंकिंग हो गया ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, और कृषि क्षेत्र से संबंधित मत्स्य पालन भी है, खनन भी है और वन भी है। ये क्या है? कृषि से संबंधित है। लेकिन बैंकिंग जो है वो कृषि से संबंधित नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर 15 नंबर। देखिए दोस्तों ये आपके बुक के बीच में से प्रश्न पूछा गया है, आपके बुक के बीच में से ये प्रश्न पूछा गया है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है? तो यहाँ पर इसका आंसर है आयरन और स्टील। आयरन और स्टील, आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन और स्टील। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर का प्रश्न का अगर आंसर आप लोगों को पता है तो फटाफट कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय का आशय है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रति व्यक्ति आय का जो आशय होता है वो राष्ट्रीय आय होता है, राष्ट्रीय आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या होता है? तो होता है राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देखिए,
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो यहाँ पर इसका सिंपली में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1952 ईस्वी में। सन 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। ठीक है, याद रखना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर सभी को पता होगा कि आपके घर में अगर बड़े या आपके पापा या आपके डैडी या आपके दादा या फिर आपके चाचा कोई भी होगा और वो बांग्लादेश में मतलब कि कुछ पैसे कमाने के लिए गए होंगे, तो आपको बताए होंगे कि बांग्लादेश में हम लोग मुद्रा को टका के नाम से पुकारते हैं। जैसे हम लोग के देश में भारत में हम लोग पैसा को क्या करते हैं, रुपया बोलते हैं, वहाँ पर टक्का बोला जाता है। वहाँ पर 10 टका 20 टका ऐसे करके बोला जाता है। तो यहाँ पर बांग्लादेश का मुद्रा जो है वो टक्का में माना जाता है। ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर। ठीक है, अगर दोस्तों ऐसे ही और सारे मॉडल पेपर के आप लोग वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल पर बने रहना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को फटाफट दोस्तों सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 100 लाइक मांगा हूँ। इस वीडियो के लिए सिर्फ 100 लाइक मांगा हूँ, तो आप लोग 100 लाइक ज़रूर पूरा कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है, तो सरकार की आय। राष्ट्रीय आय एक सरकार की आय होता है। इसका भी आंसर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय एक सरकार की आय होती है। ठीक है, याद रखना, आप लोग इस प्रश्न को याद रखना, क्योंकि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं 20 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है, इसलिए इसे वीवीआई लगा लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड में कभी कभी 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से आप लोग क्या समझते हैं बताइए, और यहाँ पर पूछ दिया कि वो कब लागू हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1986 ईस्वी में। ठीक है, सन 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों देखिए। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है 21 नंबर कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार ऋण प्रदान किया जाता है। तो दीर्घकालीन ऋण, आपका आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घकालीन ऋण। ठीक है, ऋण का मतलब क्या हुआ, कर्ज। ठीक है, कर्ज, आपका आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट क्या करते हैं, इनमें से सभी मार देते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड में ज़्यादा तौर पर जो डी ऑप्शन रहता है इनमें से सभी वही ज़्यादा 95% आंसर सत्य रहता है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर ही मारना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देखिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे घुमा दिया। क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर में कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आप लोग बताते हैं कि भारत में, लेकिन यहाँ पर उल्टा कर दिया, आपका आंसर से क्वेश्चन बना दिया। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग एनसीईआरटी का आप लोग मतलब कि जो एनसीईआरटी आप लोग पढ़े होंगे बुक, तो इसमें ये क्वेश्चन मिला होगा, क्योंकि आप लोग क्या करते हो कि एनसीईआरटी का जो भी चंद्रिका होता है वहाँ से याद कर लेते हो। तो दोस्तों मैं मानता हूँ कि आप लोग चंद्रिका याद करते हो, चंद्रिका का जो भी क्वेश्चन आप प्रश्न उसमें रहता है याद करते हो, तो वो प्रश्न आपको बोर्ड में वही पूछता है। लेकिन दोस्तों इस बार क्या कर दिया है, 80 प्रश्न कर दिया है। तो आपको क्या करना है, आपको बुक भी पढ़ना है। अगर आप लोग बुक नहीं पढ़ रहे हो तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि मैं आपको सभी बुक से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है मैं आपको दे सकूँ। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग चैनल पर बने रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों 23 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो यहाँ पर इसका आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कृष्णा से। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, इस प्रश्न का भी आंसर आप लोगों को पहले से मालूम होगा, तो आप फटाफट मतलब कि कमेंट करके बताइए कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। विश्व का दोस्तों बंगाल की खाड़ी, जिसका आंसर में आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है बंगाल की खाड़ी। दोस्तों बंगाल की खाड़ी हमारे बिहार में ही है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और यहाँ पर पूरा विश्व की बात कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब यह होगा कि यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि पूरा विश्व में 2004 में सुनामी से जो बंगाल की खाड़ी था वो पूरी तरह से प्रभावित हो गया था। ठीक है, याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का कारण क्या है। तो केबल टावर का टूट जाना। यहाँ पर फाइनली आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है केबल का टूट जाना, सॉरी दोस्तों, केबल का टूट जाना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए।
यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको लोगों को पहले से मालूम होगा कि बाढ़ क्षति पहुँचाती है। इसका भी आंसर आप फटाफट तुरंत और अभी अभी तुरंत आप कमेंट करके बताइए। मैं आपको इसके लिए 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि इसका आंसर आपको लोगों को पहले से मालूम होगा। बाढ़ क्षति पहुँचाती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी बाढ़ आती है, अगर आप लोग बिहार से होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि बिहार में जब भी बाढ़ आती है तो फसलें बर्बाद हो जाती है, कितने भवन बर्बाद हो जाती है और साथ साथ पशु पक्षियों को भी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, पक्षियों को तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर पशुओं को और फसलों और भवनों को ज़्यादा तौर पर दिक्कत होती है। ज़्यादा तौर पर ए और बी मतलब कि दिक्कत होती है, और साथ ही मतलब भवनों को भी दिक्कत होती है। ज़्यादा मतलब बाढ़ आ गया तो वहाँ पर घर में पानी ढुक जाता है, जिसके कारण मतलब कि बाढ़ मतलब कि आ जाता है। ठीक है, घर में भी पानी चल जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, तो ये संबंधित है सड़क मार्गों से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसको अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, इसका भी आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है दोस्तों कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, तो इसका तो आंसर आप लोगों को पता होगा, इसीलिए मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसका दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर ए आप मारोगे तो गाँव के बाहर, अगर बाढ़ के समय आप गाँव के बाहर चले जाएंगे तो क्या बाढ़ खत्म हो जाएगा? नहीं दोस्तों, अगर आप लोग गाँव के बाहर बाढ़ के समय जाएंगे तो वहाँ भी तो बाढ़ होगा। अगर आप खेतों में जाएंगे तो क्या खेतों में बाढ़ नहीं होगा? खेतों में भी होगा। अगर आप उच्च भूमि पर जाएंगे तो क्या बाढ़ से राहत मिल सकती है? तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग बाढ़ के समय ऊंची स्थान पर आप लोग जाएंगे तो बाढ़ से राहत मिल सकती है। ऊंची स्थान मतलब कि ऊंचे जगहों पर, ऊंचे बिल्डिंगों पर, आपके अपने घर के छतों पर। ठीक है, मतलब ऊंचे स्थान पर जाओगे तो बाढ़ से राहत मिल सकती है, जिससे जिससे आपकी जान को भी खतरा हो तो बच सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो इसका आंसर सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जनता दल, जिसको हम लोग यूनाइटेड नाम से भी जानते हैं, यूनाइटेड दल। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता दल। ठीक है, अगला प्रश्न है 30 नंबर दोस्तों यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न आपको मतलब हमेशा के लिए याद कर लेना चाहिए, चाहे आपके बोर्ड में पूछे या ना पूछे, आपके लिए ज़िंदगी भर के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? जो आपके गांव में पंचायत की चुनाव होती है वो किसके द्वारा की जाती है? जिला परिषद के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा या फिर राज्य चुनाव आयोग के द्वारा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा पंचायत के चुनाव की जाती है। ठीक है, याद रखना आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न 31 नंबर है। 31 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान। आप लोग याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों कि वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? तो किस लिए जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूजन करने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछता है कि वर्ष 1976 में, मतलब कि यहाँ पर 1975 है तो वहाँ पर 1976 लगा देता है और सेम क्वेश्चन वही रहता है। तो अगर 1976 रहता तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, लेकिन यहाँ पर 1975 है तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। ठीक है, याद रखना, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका भी आंसर आप लोगों को मैं पहले के एक वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर आप फटाफट कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तब तक के मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 33 नंबर कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया, जिसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो यहाँ पर इसका आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, सांप्रदायिक। आपका आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, सांप्रदायिक। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है कि सत्ता में सरदारी सही है?
तो सत्ता में साझेदारी सही होता है, क्यों? क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लेते हो तो आपके बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो आपको चाहिए था मतलब कि 80 में 40 वो आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके बोर्ड ने आपके लिए बहुत ही मतलब कि सरल तरीके से आपका एग्ज़ाम ले रही है। क्योंकि एक तो हमारे देश में कोरोना महामारी के चलते सभी स्टूडेंट का जो क्लास मतलब कि अब्सेंट हुआ है उसके चलते, और साथ ही मतलब कि कुछ ऐसे मतलब कि स्टूडेंट है जो कि अभी मतलब कि परीक्षा पास नहीं कर पा रहे हैं, जिसके तहत सरकार ने यह अपना लिस्ट में चेक किया है कि अब की बार किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं कराना है, बल्कि सभी फर्स्ट डिवीज़न से पास होंगे। यह सरकार का दावा है, क्योंकि इसके पहले साल में बहुत ऐसे लड़के फेल हुए थे जिसको सरकार ने नज़रअंदाज करते हुए सभी को पास कर दिया था। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस बार सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि सभी मतलब कि विद्यार्थियों को, चाहे वो कक्षा 10th में हो या फिर 11th में हो, सभी के लिए यह छूट दिया गया है। ठीक है, आप लोग इस छूट का लाभ उठाइए और 400+ लाइए। अगर 400+ आपको आता है तो आप हमें पार्टी ज़रूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो आप लोग ज़रूर बताना कि हमारा क्वेश्चन इतना मतलब कि हमारा नंबर इतना आया है। अगर दोस्तों आप सभी प्रश्नों को याद कर लेते हो ना, तो इतना मैं आपको बता देता हूँ कि 80 में से आप 40 का आंसर तो ज़रूर टिक मार दोगे, लेकिन आपको ये सस्पिशन होगा कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। दोस्तों मैं आपको मानता हूँ कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आप भी ज़रा सोचिए कि आपके बोर्ड में NCERT क्वेश्चन पूछता है, तो NCERT से इतना क्वेश्चन आखिर में लाएगा कहाँ से? आपके बुक में से न लाएगा। इसलिए मैं आपको बुक से ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहा हूँ, इतिहास GK की तरफ से मैं आपको क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना। ठीक है, तो यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र की स्थापना करना है। ये तो मतलब कि सबको पता होगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि यह NCERT का प्रश्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका भी आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, कि भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत के, तो भारत के एक राज्य है झारखंड, जिसका मतलब कि कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक मतलब राज्य है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। ठीक है, याद रखना झारखंड, जिसका मतलब कि दूसरा पड़ोसी राज्य बिहार को बोला जाता है, क्योंकि बिहार और झारखंड पहले एक ही था। ठीक है, लेकिन बंटवारे के साथ बिहार और झारखंड अलग हो गया। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है 38 नंबर दोस्तों 38 नंबर प्रश्न है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है, तो सौर ऊर्जा के लिए कौन से है? तो यहाँ पर इसका सत्य आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा आपका आंसर नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ऑप्शन नंबर आपका आंसर होगा सी नंबर, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान आपका सही आंसर होगा। आप लोग याद रखना आंसर को। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है हमें यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बताइए बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी घाटी परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन आपके बुक के बीचों बीच में से पूछा है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो ये कहाँ है दोस्तों? तो इसका आंसर आप लोग हमेशा के लिए याद कर लेना, क्योंकि यह जो स्थित है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ 41 नंबर दोस्तों यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न है कि बताइए कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत का जो सबसे लंबा बांध होता है जिसका नाम है हीराकुंड, जिसका नाम क्या है? हीराकुंड। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड। हीराकुंड जो है वो भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर इसका आंसर का विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाजीरपुर जो कि आपके बिहार में ही है। ठीक है, जो कि पटना से नज़दीक ही पड़ेगा। ठीक है, हाजीरपुर। ठीक है, याद रखना। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप VBI लगा लीजिए। ठीक है, VBI इस प्रश्न को लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 44 नंबर प्रश्न है कि चावल है, तो चावल एक खरीफ फसल होता है। चावल क्या होता है? खरीफ फसल होता है, और गेहूँ रबी फसल होता है। तो यहाँ पर चावल फसल के बारे में पूछा जा रहा है, तो खरीफ फसल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर दोस्तों यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न है कि कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है, तो अब्रहक। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्रहक, जो कि कोडरमा से संबंधित है, कोडरमा खनिज से संबंधित है अब्रहक। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है, तो ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या होता है, तो श्वेत क्रांति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्वेत क्रांति। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ बात, कि अगर दोस्तों आप लोग मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पा रहे हो और कहाँ कहाँ से आप लोग गुजर रहे हो, उसका कमेंट बॉक्स में आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, क्योंकि लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध है। आप मतलब कि लीची के जिस जिले से भी होंगे उसका आंसर आप लोगों को मालूम होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम ज़रूर बताना, ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें। क्योंकि लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर लीची सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, तो कौन से ज़िले हैं, तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। अब मुजफ्फरपुर और वैशाली से संबंधित कोई भी लड़का है तो आप अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे देना। ठीक है, मैं आपसे संपर्क करूंगा। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर 49 प्रश्न है कि आय तथा उपभोग का अंतर है, तो आय तथा उपभोग का अंतर बचत होता है। आय तथा उपभोग का अंतर क्या होता है, तो बचत होता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर 50 प्रश्न है दोस्तों। 50 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा प्रदान मतलब कि जमा का प्रकार नहीं है। इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिविकर्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 51 प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 51 क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। 51 क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि 51 नंबर की पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, दीर्घकाल। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। किसने कहा ग्राहक हमारे दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर है। ये तो बात 100% सत्य है कि ग्राहक, अब जब हम किसी के दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार मतलब कि दुकानदार कहता है कि आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब कि हम जो है वो दुकानदार के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम जब दुकानदार से कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उनको मतलब कि ज़्यादा मतलब कि फ़ायदा होगा, तभी तो उनका दुकानदारी का मतलब जो भी बिक्री होता है उससे कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। इसलिए दोस्तों मतलब कि यह बात बोली जा रही है। तो यह बात किसने कहा था, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो महात्मा गांधी ने यह बात बोला था। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 53 नंबर कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, तो शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षा। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, अगला प्रश्न है कि इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है, तो ज्वारीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों, अगला प्रश्न है यानी कि 55 यानी कि 55 नंबर कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर तो आपके बुक में 20 करोड़ वर्ष पूर्व दिया है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक ही है जिसमें करोड़ की बात कहा जा रहा है। अगर आपके बोर्ड में ऑप्शन नंबर एक ही में करोड़ की बात कहे, ऑप्शन नंबर अगर एक ही होगा तो आप उसी को टिक मार देना, क्योंकि आपके बुक में तो दिया है कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 25 करोड़ वर्ष पूर्व और 20 लाख वर्ष पूर्व और 20,000 वर्ष पूर्व। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, 25 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, 20 वर्ष और 25 वर्ष करोड़ पूर्व तो किसी ने देखा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर करोड़ की बात कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है।
अगला प्रश्न आपको बताने जा रहा है, इसका भी आंसर आप लोगों को पहले से पता होगा, ठीक है। इसका भी आपको लोग आंसर याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, वीवीआई लगा लीजिए, ठीक है। क्योंकि निम्न में से खरीफ फसल कौन है, अभी मैं आपको बताया तो खरीफ, वहाँ पर पूछा था चावल कौन सा फसल है तो आप खरीफ बताया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछ दिया खरीफ फसल कौन है तो चावल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखना। अगला अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछ दिया दोस्तों कि इनमें से कौन रेशेदार फल नहीं है, मतलब ये फसल नहीं है, फसल पूछ रहा है, ठीक है। इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है, तो एक रेशेदार फसल जो है वो गन्ना नहीं होता, जिसमें रेशेदार फसल नहीं है, जिसमें रेशे नहीं पाए जाते, ठीक है। गन्ना, गन्ना यानी कि आप लोग को पता होगा ईख है, जो कि हमारे यूपी में ज़्यादा तौर पर ये ईख की खेती की जाती है, ठीक है। पहले बिहार में भी की जाती थी, लेकिन बाढ़ के कारण अब यहाँ पर बहुत इसकी खेती में थोड़ा गिरावट आ गई है, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों है, अगला प्रश्न है 58 नंबर की कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है तो गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों है, अगला क्वेश्चन है 59 नंबर की गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग और कार्ल मार्क्स का दोनों का जन्म जर्मनी में ही हुआ था, कार्ल मार्क्स प्लस गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में ही हुआ था, याद रखना, ठीक है। ये अगला प्रश्न यहाँ पर 60 नंबर है दोस्तों यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की तो कैक्सटन ने। आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 61 नंबर दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों 61 नंबर का आंसर आप लोगों को पहले से याद होगा दोस्तों। ये इसमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या गहराई बात छुपी हुई है। सन 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। तो अगर आप लोग मतलब कि जो आप लोग एथी से मतलब चंद्रिका से आप लोग याद किए होंगे एनसीईआरटी की चंद्रिका से, तो उसमें तो नवंबर क्रांति दिया होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गहराई से इसके बारे में चर्चा किया गया, तो हम लोगों को बताया गया कि जो 1917 की क्रांति वो अक्टूबर क्रांति थी, लेकिन यहाँ पर तो आपका चंद्रिका में नवंबर क्रांति दिया हुआ है। तो आप लोग दोनों को मैच करके और अपने मतलब कि बुक में खोजना देखना कि वहाँ पर गहराई से अक्टूबर क्रांति दिया है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर क्रांति। नवंबर क्रांति नहीं होगा बल्कि अक्टूबर क्रांति होगा। मतलब कि भले ही आपके मतलब चंद्रिका बुक मतलब कि चंद्रिका में दे दिया होगा, उसकी बात अलग है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप लोगों को पहले से याद होगा। इसका भी मतलब कि इस क्वेश्चन को भी वीवीआई लगा लीजिए कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन ट्रास्की ने किया था, ऑप्शन नंबर जो सी में है ट्रास्की ने लाल सेना का गठन किया था, याद रखना, ठीक है, याद रखना आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 63 नंबर की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1906 ईस्वी में, सन 1906 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, अगला प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न है कि तख्त श्री हरमंदरजी साहिब कहाँ स्थित है। तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित है तो पटना। आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना, तो पटना में स्थित है, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर 65 नंबर दोस्तों यहाँ पर 65 नंबर प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ। सिपाही विद्रोह कब हुआ, तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1857 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंधित अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगला दोस्तों यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप लोग बिहार से हो, अगर आप लोग बिहारी हो, तो इस प्रश्न को हमेशा के लिए याद रखना, क्योंकि बिहार दिवस कब मनाया जाता है यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है, तो बताइए कि सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर नहीं देश दिया है नहीं राज्य दिया है, तो जो ऑप्शन दिया है सोनपुर, बक्सर, हाजीपुर, भागलपुर, इसका मतलब है कि ये सभी बिहार में स्थित है। तो बिहार का सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है कहाँ पर, तो सोनपुर। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्योंकि पहले सोनपुर का मतलब कि भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सोनपुर
सोनपुर में ही था, ठीक है। लेकिन अब वहाँ से हटकर मतलब कि गोरखपुर में कर दिया गया, क्योंकि अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भारत का कहाँ है, तो आप बता देना गोरखपुर, ठीक है। और पहले कहाँ था, तो हाँ सोनपुर में था, ठीक है, सोनपुर में पहले था, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर 69 नंबर दोस्तों है। दोस्तों यहाँ पर 69 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है, तो शेरशाह सूरी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया, तो जॉन ने ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जॉन ने, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है, तो दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है दोस्तों, आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि इसका आंसर मैं आपको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि यह जो आंसर है वो आपके बुक के बीचों बीच से यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगर दोस्तों इसका आंसर आपको नहीं पता होगा तब भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। दोस्तों मैं आपको क्या करता हूँ कि इसका आंसर मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि इसका आंसर आप खोज नहीं पाओगे, क्योंकि ये बुक के बीचों बीच से प्रश्न लिया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि सेडान युद्ध कब हुआ था। सेडान युद्ध कब हुआ था, तो सन 1870 ईस्वी में सेडान युद्ध हुआ था। अब आपके बोर्ड में कभी कभी पूछता है कि 1870 ईस्वी में होने वाले युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, तो सेडान का युद्ध, याद रखना, ठीक है, याद रखना, क्योंकि यहाँ पर उल्टा करके क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिगेल कौन था। हिगेल कौन था, तो हिगेल एक दार्शनिक था। आपका आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और जो मैं आपको 74 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, इसको आप VVI पहले ही लगा लीजिए और इस क्वेश्चन को आप अपने जुबान पर रखना, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके बोर्ड में इस बार आएगा। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो हनोई समझौता, ठीक है, और हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया। बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन का निरस्त किया गया था, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है, तो एल तरंग की गहनता जो है वो सबसे कम होती है, याद रखना। एल तरंग की गहनता क्या होती है, सबसे कम होती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन तो मतलब कि सभी स्टूडेंट को, चाहे वो छोटे स्टूडेंट हो या फिर बड़े स्टूडेंट्स हो, चाहे वो किसी भी क्लास में पढ़ते होंगे, उसके लिए क्वेश्चन काफ़ी अति आवश्यक है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है, तो 95% है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि हमारे मतलब कि जो हमारे पूरे विश्व में कितना प्रतिशत पानी पीने लायक योग्य है, अगर मान लेते हैं कि यह क्वेश्चन आपसे कोई पूछ दिया कि बताइए कि हमारे विश्व में हम मतलब कि हम लोगों के पीने के लिए कितने प्रतिशत पानी उपलब्ध है, तो आप बताना 1%, क्योंकि आपके बोर्ड मतलब कि आपके समुद्र में क्या होता है कि 97% पानी मतलब कि आता है, जिसमें से 2% पानी बर्फीला होता है और 1% पानी पीने के लिए उपलब्ध होता है, याद रखना। इस क्वेश्चन को आप गहराई से याद कर लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, पुनपुन, ठीक है। आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, पुनपुन, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है कि गेहूं फसल है। मैं आपको बता दिया कि गेहूं फसल क्या है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन में बताया था खरीफ फसल यानी कि चावल से संबंधित प्रश्न में, ठीक है। तो गेहूं फसल एक रबी फसल होता है। आप लोग बिहार से गुजरे होंगे तो आप लोग रबी फसल मतलब उसको पानी देते होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि रबी फसल को हम लोग पानी देते हैं तब रबी फसल मतलब कि थोड़ा उपजाऊ होता है, जिसके तहत उसमें से अनाज उगता है, ठीक है। आप लोग को मतलब पता होगा, आप लोग बिहारी होंगे तब, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों है 80 नंबर, अंतिम प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है, इनमें से किससे है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर तो मैं आपको सोशल साइंस का जो नया ऑफिशियल मॉडल पेपर गुजरा है क्लास 10th के लिए, उसका तो मैं आपको पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दिया। अगर दोस्तों और चाहते हो ऐसे ही और सारे सब्जेक्ट को, तो मतलब कि और सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो आप हमारे चैनल पर बने रहना। अगर
अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि इस वीडियो के लिए मैं आपको सिर्फ 100 लाइक मांगा हूँ, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताना भूल गया, अगर आप लोग विज्ञान का मॉडल पेपर मतलब कि नया ऑफिशियल मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में से देख लेना, ठीक है। वहाँ पर आपका जो है वो उपलब्ध है, या फिर आप क्या करना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम दे देते हैं, ठीक है। वहाँ से आप लोग मतलब वीडियो को देख लेना। और साथ ही दोस्तों अगर अगले वाले वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार करना चाहते हो तो तुरंत मतलब कि अवश्य इंतज़ार करना, क्योंकि अगला वाला जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि उस वीडियो में आपको मतलब कि मैथ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि मैथ का ऑफिशियल मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। क्योंकि मैथ के लिए यह मतलब कि नहीं होता है कि हम वीडियो ये नहीं देखें वो नहीं देखें, क्योंकि मैथ का हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैथ का कोई भी क्वेश्चन आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैथ का कोई भी क्वेश्चन आप मतलब सॉल्व कर देते हो तो आप किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि मैथ एक ऐसा विषय है जिसको आप मजबूत रखोगे तो मैथ आपको सभी विषय को मजबूत कर देगा, ये ठीक है। ये 100% सत्य है, क्योंकि अगर आपका मैथ बरियार है यानी कि मैथ काफ़ी मतलब ज़्यादा मजबूत है तो उसके तहत आपके सभी विषय भी मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, अगले वाले वीडियो में मिलेंगे तो मैथ का ऑफिशियल मॉडल पेपर के साथ, ठीक है।